नमस्कार, वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टडी 91 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शिवानंद दुबे और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसबीआई के क्वेश्चंस। देखो, एसबीआई क्लर्क में जो क्वेश्चंस आते हैं आप लोग पहले पैटर्न डिस्कस कर चुके हैं। यानी पैटर्न की अगर बात करो, इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस, नंबर सीरीज के क्वेश्चंस और सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन, डीआई के क्वेश्चंस, ये तो कंफर्म आते ही आते हैं। तो पहले आज हम लोग जो है इसके पहले वाली क्लास में हमने स्टार्टिंग में इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस, नंबर सीरीज के क्वेश्चंस और सिंप्लीफिकेशन पहले डिस्कस किया था। आज हम लोग जो है कोशिश करेंगे जो वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस आते हैं या एग्जाम में आए हुए हैं वो पहले डिस्कस कर रहे हैं। अभी सारे क्वेश्चंस हम प्रीवियस सेट से ले रहे हैं, यानी प्रीवियस सेट में जैसे क्वेश्चंस आए हैं उनको सॉल्व करने के बाद एक आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे। देखो, प्री में टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं एसबीआई में। जो टफ क्वेश्चंस आएंगे थोड़ा सा मॉडरेट लेवल वो मेंस में आएंगे। क्लरिकल में बहुत टफ नहीं आएंगे जैसा आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर जितने भी टॉपिक डिस्कस किए हैं आप लोगों से उसके सारे क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर ले जाएंगे तो डेफिनेट आप लोग जो है एसबीआई क्लर्क निकाल सकते हैं। बस एक ध्यान देना है कि आप लोग नंबर सीरीज और सिंप्लीफिकेशन, इनइक्वालिटी, डीआई, इसको थोड़ा सा अलग से आप लोगों को ध्यान देना है। वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस जो एक बार में देखते ही आपको समझ में आ जाएं वही सॉल्व करना है, अदरवाइज उसको लेफ्ट कर देना। पहले हम लोग यही जो पहले स्टार्टिंग में चारों टॉपिक्स हैं, यानी नंबर सीरीज ध्यान दीजिएगा, सिंप्लीफिकेशन और इनइक्वालिटी तो मस्ट है पहले, और डेटा इंटरप्रिटेशन, यही पहले अटेम्प्ट करिएगा। अगर ये अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं अगर वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन पे बचेंगे तो टाइम टेकन होगा। आपको 20 मिनट में यानी 20 मिनट में 35 क्वेश्चन सॉल्व करने। भाई आप बताओ, 20 मिनट में 35 क्वेश्चन सॉल्व करना है, यानी ऑन एन एवरेज एक क्वेश्चन में 35 से 40 सेकंड मिले। यानी उतने टाइम में आप लोगों को पढ़ना भी है, अप्रोच भी लगाना है और आंसर भी बताना, टिक भी करना है। ऑन एन एवरेज टाइम की बात कर रहे हैं। तो वर्ड प्रॉब्लम वाले कभी कभी ऐसे होते हैं ना, बहुत लेंदी वाले क्वेश्चंस होते हैं, तो कुछ छोड़ने वाले क्वेश्चन होते हैं, होंगे तो बहुत इजी, लेकिन वो जान के क्वेश्चंस ऐसे देंगे कि आप लोग उसमें बधें, अपना टाइम वेस्ट करें। तो हमें टाइम नहीं वेस्ट करना है। हमें एसबीआई क्लर्क का एग्जाम अगर निकालना है तो एक स्ट्रेटजी के साथ ही निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो है जितना हमने पढ़ा जैसे आए सीक्वेंस से अटेम्प्ट करते जाए और हमारा एसबीआई क्लर्क निकल जाएगा। नहीं भाई, बहुत ध्यान देना होता। फिलहाल चलिए आज हम लोग वर्ड प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं। आज जो डिस्कस करेंगे ये जरूरी नहीं कि एसबीआई क्लर्क की बात करो, एसएससी जीडी का पेपर आप लोग दे रहे हो या यूपीएसआई का दे रहे हो, वर्ड प्रॉब्लम वाले, अर्थमेटिक वाले क्वेश्चन सब में कॉमन होते हैं। तो चलिए आइए फिलहाल हम लोग डिस्कस करते हैं भाई अर्थमेटिक के पहले क्वेश्चन। ओके, ध्यान दीजिएगा, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत बार आप लोग सॉल्व कर चुके होंगे। सिर्फ और सिर्फ आप लोग क्वेश्चन को रीड करना है और तरीके को जो पहले आप लोग पढ़ चुके हैं वो फॉलो करना है, बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे भाई। करा कि ए कैन डू वर्क इन 24 डेज ना, ए किसी काम को 24 दिनों में करता है। ओके, बी कैन डू सेम वर्क इन 18 डेज, बी 18 दिनों में करता है। इफ ए स्टार्ट, अच्छा दो ही लैंग्वेज जैसे दिया, ए किसी काम को करे, बी किसी काम को करे, उसके बाद कुछ भी कहा जाएगा तुरंत माइंड में क्या फ्रेम होगा भाई, तुरंत यहाँ पे जल्दी से। देखो अभी हम आराम से लिख रहे हैं लेकिन जब आप लोग सॉल्व करोगे तो पूरा नहीं लिखोगे, डायरेक्टली ऐसे करोगे भाई, यहाँ ए हुआ, यहाँ बी हुआ, ए और बी भी नहीं लिखोगे, सिर्फ 24 18 लिखोगे। तो 24 और 18 का एलसीएम कहोगे सर यहाँ पे 24 गुना 48, 18 से कटेगा नहीं, 24 यहाँ 72, यस 18 चौक 72, यानी 72 क्या हो जाएगा एलसीएम, यानी 72 जो एलसीएम हुआ भाई वही क्या हो जाएगा, वर्क हो जाएगा। अब 72 वर्क हुआ उसे ए 24 दिनों में, तो 24 यहाँ 72, 3 वर्क पर डे पहले करते थे, 18 चौक 72 यानी 4 वर्क पर डे भी पहले करते थे। इतना तो मस्त है, आप लोग निकालना है। अब ये चीजें लिखने की जरूरत नहीं थी, यहां ऐसे ही कर लेते। अच्छा कुछ लोग जो जिनको सिलेक्शन लेने की बात हो रही है, 18 और 24 यानी एलसीएम 72, तो 18 यहाँ 24 यहाँ 72, 18 चौक 72 यानी 72 वर्क हो गया, 3 और 4 यहाँ इफिशियंसी, वैसे ही कोड वर्ड में समझ जाएंगे, लिख देंगे। ठीक है, चलो फिलहाल अभी हम प्रॉपर इलिबरेट करके कर रहे हैं। अब आप लोग क्या क्वेश्चन पूछा जरा, करा कि भाई ए स्टार्ट द वर्क अलोन, यानी ए अकेले काम करता है। अच्छा वेरी गुड, ए वर्क अलोन एंड आफ्टर 4 डेज बी ज्वाइन हिम, भाई 4 दिन तक ए अकेले काम कर रहा है। तो एक दिन में कितना करता है भाई, 3 वर्क करता है। 4 दिन तक करे कितना करेगा, आप कहोगे 3 चौक 12 वर्क कर लेगा सर। अच्छा इसके बाद ए और बी भी ज्वाइन कर लिया। अच्छा बी ज्वाइन कर लिया, टोटल वर्क तो आप लोग कंफर्म है, आप लोगों ने क्या लेट किया है 72। अच्छा 72 वर्क टोटल है, तो ए 4 दिन में 12 किया तो बचा कितना, 72 माइनस 12 मीन्स कितना 60 वर्क, यानी 60 वर्क बचा है। इसको किसे करना है, ए और बी को मिलके करना है।
आप कहोगे सर ए 3 वर्क कर रहा है, बी आने से 4 वर्क और होने लगेगा। सर अब एक दिन में 7 वर्क होगा, यानी एक 7 वर्क एक दिन में, 14 वर्क 2 दिन में, ऐसे। तो आप बताओ 4 दिन तक तो ठीक है, इन्हें अकेले काम किया, और ये 60 वर्क बचा है, ए और बी करेगा। तो ए और बी एक दिन में 7 वर्क, तो 60 वर्क कितने दिनों में सर? तो 7 8 56, 8 सही 4/7 दिनों में सर रिमेनिंग वर्क होगा। लेकिन क्या रिमेनिंग पूछा जा रहा है? नहीं। देन फाइंड इन हाउ मेनी डेज टोटल वर्क विल बी कंप्लीटेड, यानी टोटल काम कितने दिनों में पूरा होगा। तो आप कहोगे सर 4 दिन तो ए ने किया और 8 सही 4/7 दिन दोनों ने मिलके किया। तो जोड़ोगे क्या हो जाएगा सर? 8 4 12, तो 12 होल 4/7 डेज में टोटल वर्क फिनिश हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी, नहीं, ऑप्शन नंबर डी नहीं भाई, ऑप्शन हाँ डी ही है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। डी और बी दोनों सेम कर दिया गया है, कोई बात नहीं। बताओ कोई डाउट है किसी को? आई होप कोई डाउट नहीं होगा। ये कितनी बार आप लोग सॉल्व कर चुके हैं। बस हाँ ये चीजें ध्यान देना, जब आप लोग फाइनल अप्रोच लगाओगे, ये जरूरी थोड़ी कि लिखना भाई A24 B18 प्रॉपर लिख के सजाए उसके बाद समझे, नहीं। हमें क्या करना है, कुछ चीजें अपने माइंड में ही सॉल्व कर लेना है। 24 72 एलसीएम हुआ, और जो है 24 3 72, 18 4 72। ए ने 4 दिन तक काम किया, 12 काम हुआ, बचा 60। दोनों मिलकर करेगा 60 को, तो दोनों मिलकर एक दिन का काम 7 वर्क पर डे, तो 8 सही 4/7 दिनों में, तो 4 और 12, 12 सही 4/7। विद इन आप लोग 30 सेकंड में आंसर बता सकते हो। जब इस टाइप के क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस में लाओगे तभी बता सकते। एक दिन में नहीं समझ में आया भाई कि एक दिन में पहले दिन जाए और समझ में आ गया और अप्लाई भी कर दें और क्वेश्चन सॉल्व भी कर लें, नो, तो फिर डाउट होगा। देखो जैसे ये क्वेश्चन है, हमें पूरा यकीन है आप लोग पार्टनरशिप क्वेश्चन जब पढ़े होंगे ना, इस टाइप के क्वेश्चंस कितनी बार आप लोगों से डिस्कस किए होंगे। देखो वही क्वेश्चन है ना, देखो जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, अगर कोई डाउट होगा उसमें जरूर कमेंट बॉक्स में करिएगा और उसे फिर से हम रिपीट करेंगे। देखो क्या कह रहा है, पी ने 21,000 रुपए बिजनेस में निवेश किया। आफ्टर फ्यू मंथ, कुछ महीने बाद क्यू ज्वाइन किया 28,000 रुपए के साथ। एट द एंड ऑफ अ ईयर प्रॉफिट शेयर ऑफ पी एंड क्यू इज इक्वल। पी और क्यू का लाभ बराबर है भाई, तो फाइंड आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स बी ज्वाइन द बिजनेस। यही तो कह रहा है। कितनी बार आप लोगों से डिस्कस कर चुके भाई, क्या डिस्कस कर चुके, ध्यान दीजिए, थोड़ा सा बता देते हैं। अभी हम यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं, प्रैक्टिस और प्लस जो है उससे और जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी रिलेट करा रहे हैं। आप कहोगे सर आपने ये बताया था भाई, अगर 2 लोग कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, मान लो ए और बी, तो ए और बी, ए ने जितना इन्वेस्टमेंट जितने टाइम के लिए, बी का इन्वेस्टमेंट जितने टाइम के लिए, वही उसके प्रॉफिट का रेशियो बनेगा। मतलब हम ऐसे कह सकते हैं सर, ए का इन्वेस्टमेंट C1 मान लें, बी का इन्वेस्टमेंट यानी उसका निवेश C2 मान लें, तो जितने समय के लिए ए निवेश करेगा और जितने समय के लिए बी निवेश करेगा, वही उसके प्रॉफिट का रेशियो होगा। आप कह सकते हो कि ए का इन्वेस्टमेंट ए का टाइम, बी का इन्वेस्टमेंट फॉर बी का टाइम, वही उसके प्रॉफिट का रेशियो होगा। तो एक तो डायरेक्टली इस पे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, हर बार क्लरिकल की बात करो या जो है आप लोग CHSL का पेपर दोगे, UPSI का दोगे, SSC GD का दोगे, इन सब पे इस पे क्वेश्चंस बनते हैं। एक तो डायरेक्टली रेशियो वाला ये बनते हैं ना। अच्छा दूसरा क्या बनता भाई, दूसरा 3 लोग होंगे, ये भी समझेगा रेशियो की अगर हम बात करें। 2 वाला क्लियर हो गया ना भाई, जो कैपिटल और इन्वेस्ट टाइम होगा उसी रेशियो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा। और 3 वाले भी आप लोगों को डिस्कस किए थे, वो आएंगे आगे देखोगे। तो हम कहें कि ABC की बात करें, A C1 कैपिटल, B C2 कैपिटल और C C3 कैपिटल, और A जो है T1 टाइम के लिए, B T2 टाइम के लिए और C T3 टाइम के लिए इन्वेस्ट करेगा। तो जो इन्वेस्ट करेगा वही प्रॉफिट का रेशियो बन जाएगा। मतलब ABC अगर 3 लोग बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, भाई ध्यान से एक क्विक रिवीजन भी करते चलिए कि अगर इस पे और क्वेश्चंस आ जाएगा तो आप लोग कैसे बताओगे। तो कहोगे सर ए का इन्वेस्टमेंट ए का टाइम दिया हो, बी का इन्वेस्टमेंट बी का टाइम, सी का इन्वेस्टमेंट सी का टाइम दिया हो, तो डायरेक्टली हम वही रेशियो प्रॉफिट के रेशियो को रिलेट कर लेते हैं। अच्छा वेरी गुड। अच्छा ये तो हो गया, इन्वेस्टमेंट और टाइम दिया होगा तो प्रॉफिट डेफिनेट बता दोगे। अच्छा अगर आप लोगों को ये कहा जाए कि भाई प्रॉफिट और टाइम दिया हो तो कैपिटल बताओ, एक और हो सकता है ना, मान लो हम बोल दें कि प्रॉफिट और कैपिटल दिया है तो टाइम का रेशियो, इसी से सब आएगा। ध्यान दो, अभी हम क्वेश्चन लिखवा भी देंगे, एक बताएंगे और लिखवा के भी रिलेट करेंगे।
आपको कह दिया जाए भाई ए बी सी के टाइम का रेशियो दिया है और प्रॉफिट का रेशियो दिया, तो कैपिटल बताओ, तो कहोगे सर C1T1 इक्वल टू P1, यानी ए के प्रॉफिट में से ए का टाइम डिवाइड कर दो, बी के प्रॉफिट का जो डायरेक्टली रेशियो दिया है उसकी टाइम को डिवाइड कर दो, और जो सी का प्रॉफिट दिया भाई और उसके टाइम को डिवाइड कर दो, यही कैपिटल बन जाएगा। वेरी गुड। अच्छा, अब आप लोग कह जाए भाई कि टाइम का रेशियो बताना है, तो कहोगे अच्छा वेरी गुड, हम कहेंगे प्रॉफिट में कैपिटल डिवाइड कर देंगे ना, बी के प्रॉफिट में बी का कैपिटल डिवाइड कर देंगे और सी के प्रॉफिट में सी का कैपिटल डिवाइड कर देंगे, यही क्या हो जाएगा, टाइम का रेशियो हो जाएगा। ये जनरल क्वेश्चन रेशियो की हम बात कर रहे हैं, और तो ब्रेक करने वाले या जो है एक्टिव और स्लीपिंग पार्टनर आते हैं वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, ये जनरल रेशियो का है। फिलहाल आते हैं इस पे क्वेश्चन भी देखते हैं आप लोग। अच्छा, इसको पहले देखो, करा कि पी ने, देखो दो लोगों की बात कर रहे हैं तो फ्रैक्शन में करोगे ना, कैसे, पी ने भाई 21,000 रुपए इन्वेस्ट किया। अच्छा ठीक है, कुछ टाइम के बाद जो है क्यू आ गया कितना, 28,000 रुपए इन्वेस्ट करके, जैसा कह रहा वैसा हम पढ़ रहे हैं ना, और कुछ डाउट नहीं कर रहे हैं। करा एट द एंड ऑफ ईयर द शेयर ऑफ पी एंड क्यू आर इक्वल, यानी प्रॉफिट का शेयर, जितना पी का प्रॉफिट उतना ही क्यू का प्रॉफिट। आपको पता है कि एक साल तक बिजनेस चला, 1 ईयर तक यानी 12 मंथ्स तक चला, तो आप कहोगे सर अगर 21,000 रुपए स्टार्ट किया तो वो अंत तक रहा ना, वो तो लैंग्वेज में कहा ही गया भाई, ये स्टार्ट कर रहा कुछ समय बाद भी आ रहा है 28,000 रुपए के साथ, और एक साल के बाद जो लाभ बचा होगा वो बराबर अनुपात में होगा। तो कहोगे सर 21,000 रुपए ए 12 महीने के लिए, बी 28,000 रुपए लगाकर कुछ महीने बाद आया, तो हम मान लें भाई T2 टाइम के लिए आया, तो भाई 21,000 रुपए 12 महीने के लिए ए और 28,000 रुपए T2 टाइम के लिए बी लगाया, वही उसके प्रॉफिट का रेशियो बनेगा। प्रॉफिट दिया है या इक्वल बोल दिया गया, बात तो बराबर है। कहोगे सॉल्व कर लेंगे सर, देखिए 3 जीरो कैंसिल हुआ, 7 21 हुआ, 7 चौक 28 हुआ, 4 3 12 हुआ, इधर आ जाएगा सर T2 इक्वल टू कितना हुआ, 9 मंथ्स। लेकिन 9 मंथ्स है क्या, यानी 9 मंथ्स के लिए बिजनेस, यानी T2 क्या लिया था, T2 कितने समय के लिए जो है बी बिजनेस में इन्वॉल्व रहा। आप कहोगे सर 9 मंथ्स के लिए, लेकिन पूछा क्या जरा, फाइंड आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स बी ज्वाइन द बिजनेस, यानी बी कितने महीने बाद शामिल हुआ। तो आप कहोगे सर 12 महीने टोटल बिजनेस चला, तो बी कितने महीने साल बाद शामिल हुआ, तो 12 में से 9 घटा दो, यानी कितना, 3 महीने बाद शामिल हुआ, यानी 9 मंथ्स के लिए शामिल हुआ। तो यानी फाइनल हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर देखो ये सेकंड डे का क्वेश्चन था, सेकंडो क्वेश्चन था, वो बहुत बार आप लोग लगा भी चुके होंगे, ये एसएससी जीडी सब में आया होगा। यहां जैसे प्रॉफिट का रेशियो इक्वल है ना, तो ये प्रॉफिट का रेशियो इक्वल ना करके कुछ और बोल दिया जाए कि भाई 4-7 के रेशियो में था, या जो है आपको कहा जाए इन्वेस्टमेंट दिया हो, टाइम दिया हो और दूसरे का टाइम दिया हो, इन्वेस्टमेंट पूछा जाए, कैसे बन सकता है। कहोगे भाई 21,000 रुपए लगाकर 21,000 रुपए लगाकर व्यवसाय में शामिल हुआ, 3 महीने बाद बी आया, कुछ पैसे लगाकर प्रॉफिट बराबर रेशियो में बांटा गया, तो कितने पैसे लगाकर, तो कभी टाइम पूछेगा कभी इन्वेस्टमेंट पूछेगा, क्या फर्क पड़ेगा। वेरी गुड, आई होप इनमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ये बिल्कुल आसानी से आप लोग बता सकते हो। बताइए कोई कंफ्यूजन है, आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट आप लोग देखोगे, ध्यान समझिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी को एक क्वेश्चन हम बना के बताते हैं, आप बताओ इसको। हम बोल रहे कि एक बिजनेस में ए बी और सी, ए बी सी के इन्वेस्टमेंट का रेशियो C1 C2 और C3 का रेशियो 3:4:5 है। किसका रेशियो भाई, इन्वेस्टमेंट का रेशियो था। वेरी गुड। अच्छा, कुछ टाइम के बाद जो है बोल दिया जाए इनके प्रॉफिट का रेशियो, ध्यान समझिएगा, कुछ टाइम के बाद इनके प्रॉफिट का रेशियो 6:8, ध्यान समझिएगा 5 है। कुछ टाइम बाद इनके प्रॉफिट का रेशियो ये है, तो आपको ये बताना है कि बताइए वो किस रेशियो में टाइम इन्वेस्ट, यानी कितने टाइम के रेशियो में वो इन्वेस्टमेंट में शामिल होते हैं। आप कहोगे सर कैपिटल दिया, प्रॉफिट दिया, 3 लोगों का, तो फॉर्मूला अभी आप लोग क्या लिखे थे, कहोगे सर फॉर्मूला भी तो आपने बताया था कि अगर टाइम की बात करेंगे प्रॉफिट में हम कैपिटल डिवाइड कर देंगे, डायरेक्टली टाइम का रेशियो आ जाएगा, डिवाइड कर दीजिए भाई। तो कैसे करोगे, आप डायरेक्टली कहोगे भाई टाइम का रेशियो निकालना है, तो ये कर दोगे, यानी ए के प्रॉफिट में ए का कैपिटल डिवाइड करोगे 3, बी के प्रॉफिट में 8 में बी का कैपिटल 4 डिवाइड कर दो, सी के प्रॉफिट में सी का कैपिटल डिवाइड कर दो, ये आंसर हुआ। 3 दूना 6 हुआ,
4 दुनाई 8 हुआ, 5 एकम 5, यानी 2:1 के रेशियो में वो टाइम के रेशियो में इन्वॉल्व होंगे। बताओ कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं। बस आप लोग क्या करो, जैसे ही क्वेश्चन सॉल्व करो ना, आपके माइंड में पूरे चैप्टर के टॉपिक माइंड में रिलेट होने चाहिए कि अगर ये ऐसा होता तो वैसे कर सकते थे। ऐसा समझ के पहले प्रैक्टिस करोगे और एग्जाम में क्या करोगे कि भाई हमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पे ध्यान देना है कि जिस टाइप का क्वेश्चंस आए हमें उसे जुगाड़ से कितनी जल्दी सॉल्व कर लें, ये ध्यान देना। लेकिन अभी जब आप लोग सॉल्व करिएगा, अभी जैसे क्वेश्चन सॉल्व करिए तुरंत जो है सॉल्व करते करते पूरा माइंड में फ्रेम कर लीजिए, भाई ऐसा होता था ऐसा करते, ऐसा होता था ऐसा। यानी क्वेश्चन बनाना अगर सीख जाएंगे ना तो फिर कहीं ना कहीं बहुत आसान हो जाएगा, ओरल बता सकते हो आप लोग। वेरी गुड। चलिए, आई होप यहां तक क्लियर है। इसको बताओ भाई, प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन बहुत बार आप लोगों को सॉल्व करा चुके, इसमें आई होप किसी कंफ्यूजन नहीं होगा। जल्दी बताओगे भाई आप लोग। हाँ, ध्यान से पढ़िएगा। करम मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 800। एक वस्तु का मार्क प्राइस दिया 800 रुपए। वेरी गुड। शॉपकीपर अलाउड डिस्काउंट 10% ऑन इट। इट शॉपकीपर मेड अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेलिंग प्राइस द आर्टिकल, देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। कितना आसान सा क्वेश्चन है। कहोगे सर किसकी बात कर रहा? मार्क प्राइस की बात कर रहा, बेचा सेलिंग प्राइस की बात कर रहा, और कॉस्ट प्राइस हमें निकालना है। ठीक है, जो दिया उसको लिख दो और परसेंटेज से उसको रिलेट करते जाओ आंसर। कहोगे सर हमें स्टार्टिंग में मार्क प्राइस दिया है कितना? 800 रुपए। ओके, वेरी गुड। अच्छा, मार्क प्राइस दिया है तो कह रहा वो जो है ही शॉपकीपर अलाउ डिस्काउंट 10% ऑन इट। शॉपकीपर 10% डिस्काउंट पर इसे बेचता है। ओरल बता दोगे भाई, अगर मार्क प्राइस है 10% डिस्काउंट पर सेल करेंगे कितने में भाई? 100 एमआरपी हुआ, 10 डिस्काउंट का मतलब 90 में सेल करेंगे। तो आई होप सबको पता होगा सर 720 रुपए में बेचेंगे। कह दोगे ना ओरली कि वैसे भी 800 का 10% 80 रुपए हुआ, तो 80 रुपए के डिस्काउंट पर बेच रहा है। तो कहोगे सर 800 की वस्तु है तो अगर 80 रुपए का डिस्काउंट पर बेचेगा तो कितने में? 720 में बेचेगा। वेरी गुड। तो आप बता दिए सेलिंग प्राइस। अच्छा, अब क्या कह रहा है? कह रहा कि इफ शॉपकीपर मेड प्रॉफिट 20% ऑन सेलिंग प्राइस इट्स आर्टिकल। मतलब कह रहा जो शॉपकीपर है उसे प्रॉफिट तो होता है 20%, लेकिन किस पर? सेलिंग प्राइस पर प्रॉफिट होता है। और आप लोगों को सेलिंग प्राइस गिवन है, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप लोगों को अलग से प्रॉफिट एंड लॉस में डिस्कस कर चुके हैं भाई। हम ये कहें 20% डिस्काउंट ऑन, देखो ध्यान दो, हम ये बोल दें, देखो दो तरीका आप लोगों को प्रॉपरली बताए थे। 20% अगर हम बोल दें प्रॉफिट, तो आप कहोगे सर 20% प्रॉफिट का मतलब अगर हम लेट करेंगे तो 100 सीपी और 120 एसपी। क्यों? क्योंकि 20% का मतलब यानी 100 पर 20 रुपए का प्रॉफिट, 100 कॉस्ट प्राइस मानेंगे और 120 सेलिंग प्राइस। क्योंकि जब भी प्रॉफिट की बात करेंगे अंडरस्टूड है प्रॉफिट सीपी पर होगा। मतलब अगर कुछ टर्म्स ना बोलें, या एक तरीका ये भी बताए थे भाई 20% का मतलब क्या था? 1/5 था, तो 5 सीपी होगा, 1 प्रॉफिट होगा और 6 क्या होगा? सेलिंग प्राइस होगा। यानी या तो ये ऑब्जर्वेशन करते थे या तो ये करते थे। लेकिन अगर इसी को चेंज कर दिया जाए, आप लोगों को बताए थे भाई कि अगर हम बोल देंगे 20% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस, ध्यान दो, तो हमें सिर्फ ये चेंज करना भाई 20% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस, यानी वस्तु का जितना विक्रय मूल्य होगा उसका 20% लाभ होगा। लेट करना है तो सेलिंग प्राइस पहले मानोगे। ठीक है, तो यहां लिख दें प्रॉफिट ऑन एसपी। अगर हमें पता है तो हम ऐसे करेंगे, लेट एसपी ऑफ द आर्टिकल इज 100 रुपए। क्यों 100 मान रहे भाई? क्योंकि अगर एसपी 100 मान लेंगे तो एसपी का 20% कितना होगा? सेलिंग प्राइस का 20 होगा। आप बताओ सेलिंग प्राइस 100 हुआ, 20 प्रॉफिट हुआ, तो सीपी कितना होगा? 80 सीपी होगा। तो एक ये हुआ, मतलब दोनों केस में प्रॉफिट हमेशा बेस वैल्यू जिस पर बोला जाएगा वो मानोगे। सीपी पर होता सीपी 100 मानो, एसपी पर होता एसपी 100 मानो। अच्छा, रेशियो से कैसे करोगे भाई? 20% प्रॉफिट ऑन एसपी का मतलब इसकी वैल्यू 1/5। अगर एसपी पर कहेगा तो 1/5 प्रॉफिट ऑन एसपी का मतलब बेस वैल्यू एसपी हो जाएगा और 1 क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। अब बताओ भाई, प्रॉफिट 5 पर अगर बेचेंगे, 1 का लाभ हुआ, तो खरीदे कितने में रहे होंगे सर? 4 में होंगे। तो यही चीज ध्यान देना कि 20% प्रॉफिट ऑन एसपी का मतलब एसपी और सीपी का रेशियो होगा, लेकिन एसपी पहले हमें दे दिया जाएगा। बस इतना आसान सा क्वेश्चन है। कहोगे सर तो इजी हो गया। 20% ऑन एसपी का मतलब सर 1/5, यानी 5 सेलिंग प्राइस, 1 प्रॉफिट हुआ और 5 में 1 घटा दोगे यानी 4 कॉस्ट प्राइस हुआ। रेशियो मिल गया सर। तो किसी आर्टिकल पर 20% प्रॉफिट ऑन एसपी देते हैं तो एसपी कितना है? 5 है और सीपी 4 है।
तो ये किसकी वैल्यू, एसपी यानी 5 की वैल्यू दिया, 4 निकालना, सीपी निकाल लेंगे आंसर। तो कहोगे सर कितना हुआ, यहां से 5 एकम 5 2 7 5 चौक 20 2 5 चौक 20 4 से मल्टीप्लाई 4 चौक 16 4 चौक 16 17 4 एकम 4 1 5 सर 576 रुपए सीपी आ गई है। सीपी हाँ बिल्कुल कहीं है। देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। बताइए कोई कंफ्यूजन है? ये दुकानदार ने बस बेचने पर 20% लाभ पाया, 20% ऑन सेलिंग ही मेड प्रॉफिट 20% ऑन सेलिंग ही आर्टिकल। अरे भाई हमने गलत क्वेश्चन पढ़ लिया, ये नहीं कह रहा ही मेड प्रॉफिट 20% ऑन सेलिंग प्राइस, 20% ऑन सेलिंग ही आर्टिकल, मतलब ये हुआ कि वो सिंपल प्रॉफिट ले रहा। हम यहाँ पे जबरदस्ती आप लोगों को बता दिए, कोई बात नहीं। ये तो क्या था, ये था भाई जब सेलिंग प्राइस पर प्रॉफिट लेगा तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 576 लेगा, लेकिन ये कहीं नहीं रहा। अभी हम ध्यान से पढ़े जब ऑप्शन नहीं दिया था तब, तो क्या था कह रहा, ये सिंपल वाला प्रॉफिट कह रहा भाई, ये कह रहा 20% प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस नहीं दिया है, हम सेलिंग ध्यान दिए, हमने ध्यान नहीं दिए सेलिंग। तो सिंपल है भाई, 20% प्रॉफिट का मतलब कितना हुआ 1/5, यानी 5 सीपी हुआ, ध्यान दीजिएगा 1/5, तो 5 सीपी हुआ, 1 प्रॉफिट हुआ और 6 सेलिंग प्राइस हुआ। लेकिन ये किस केस में, जब प्रॉफिट सीपी पर कंसीडर किया जाए और ये सेलिंग प्राइस पर नहीं बोला गया, यानी बेचने पर 20% का लाभ है, ये लैंग्वेज ये निकल के आ रहा है, हमने ध्यान नहीं दिया। हमने कहा दोनों बता दें, आप लोग कंफ्यूज कर दें। अगर ऐसा भी आ जाए कि भाई इसी क्वेश्चन में 20% प्रॉफिट ऑन एसपी होता तो आप लोग बता देते, तब कुछ लोगों को बहुत लोग कंफ्यूजन होता। तो हम दोनों जान के बता दिए, एक तो दिया ही गया है, आंसर निकालना है, लेकिन एक और अगर दे दिया जाता तो क्या करते ये बता रहे फिलहाल। तो भाई 5 में खरीदा, 1 का प्रॉफिट हुआ, 6 में बेचा तो 6 की वैल्यू दिया। अगर सीपी पर प्रॉफिट होता तो सेलिंग प्राइस 6 होता, तो भाई 6 की वैल्यू सेलिंग प्राइस दिया है, सीपी 5 निकाल लोगे तो 12 6 72 12 5 60, यानी 600 रुपए कॉस्ट प्राइस। देखो है, हाँ हाँ बिल्कुल है, देखो ऑप्शन नंबर डी, तो भाई दिया ही था, बस हमने क्या किया एसपी पर। अच्छा अगर एसपी पर प्रॉफिट लेता तो कितना होता है सीपी 576, सीपी पर प्रॉफिट लेगा तो इसका मतलब एसपी 6 हो जाएगा, 6 की वैल्यू 5 निकाल लोगे, जो कहा जाएगा सॉल्व कर लो। आई होप इनमें कोई डाउट नहीं है, बस थोड़ा सा कंफ्यूजन कर दिया गया। चलो इसको ध्यान से पढ़िए भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आप लोगों को समझना है। भाई इन अ स्कूल टोटल 360 स्टूडेंट पास द एग्जाम, while 60% of total boys pass in exam and 40% of total girls pass in exam. If 66 whole to 3% of total pass boys is 160, then find total student in school. कितना अच्छा क्वेश्चन है भाई। देखो बहुत सारे तरीके, चाहे लेगेशन से आप लोग सॉल्व करो, चाहे बेसिक सॉल्व करो। कहोगे सर टोटल पास स्टूडेंट कितने हैं 360, मतलब बॉयज और गर्ल्स की बात करेंगे ना, टोटल जो है पास कितने भाई 360 छात्र पास हैं। अच्छा ठीक है, वेरी गुड। ये किसकी बात कर रहा है, टोटल पास की बात कर रहा है, ठीक है। अच्छा ये कह रहा है जबकि कुल लड़कों में 60% ने परीक्षा उत्तीर्ण की और लड़कियों में से, भाई इसमें जो बॉयज हैं तो बॉयज 60%, यानी अगर 100 बॉयज हैं उसमें 60 लड़के जो है परीक्षा उत्तीर्ण किए, 40 लोग उत्तीर्ण नहीं किए, इसका मतलब यही है ना। अच्छा फिर कह रहा है जितनी गर्ल्स हैं उसमें से 40% गर्ल्स ने उत्तीर्ण किया, इसका मतलब 60% गर्ल्स जो है उत्तीर्ण नहीं की ना, ये पास हैं। दोनों बॉयज और पास, बॉयज जितने थे उसका 60% पास है, गर्ल्स जितनी थी उसका जो है 40% पास थी, वेरी गुड। अच्छा अब आप लोग क्या कह रहा है कुल, अच्छा यदि कुल उत्तीर्ण लड़कों में से 66 से 2/3 160 है, मतलब जितने लड़के हैं ना भाई, जितने उत्तीर्ण लड़के हैं 60% है, तो अगर मान लो जितने लड़के होंगे उसका क्या कह रहा है कि भाई 66 से 2/3 की वैल्यू 160 है। तो आप ये कह सकते हो सर ऐसे ही, तो उत्तीर्ण का 66 से 2/3 और 66 से 2/3 की वैल्यू कितना 2/3, तो उत्तीर्ण का, उत्तीर्ण बॉयज का 2/3 बराबर कितना 160 ना। तो एक का मतलब उत्तीर्ण बॉयज कितने होंगे, देखो 2 से 80 तो 8 × 24 240, यानी उत्तीर्ण बॉयज 240 होंगे जो कि 60% के बराबर है। भाई अगर हम बोल दें कोई वैल्यू है उसका 66 से 2/3, किसी वैल्यू का 66 से 1/3 जो है 160 है, तो वैल्यू कितनी है। तो वैसे आपको कह दिया जाए कि भाई जितने लड़के पास हैं, जितने बॉयज पास का 66 से 2/3 बराबर 160, तो पास कितने हैं भाई, सॉल्व कर दोगे, पास बराबर कितना 240, यानी 240 पास है, लेकिन कौन, बॉयज की बात कर रहे हैं। बताओ कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं भाई, आप लोग आसानी सॉल्व कर लोगे। अच्छा बॉयज अगर 240 पास है, कंफर्म हो गया भाई, कुल 360 पास हैं, तो अंडरस्टूड है गर्ल्स कितनी पास होंगी भाई 120 ना, ये तो कंफर्म है। 360 में से 240 घटाओगे, इतना आ गया। हमें चाहिए बॉयज और गर्ल्स चाहिए पास, और टोटल कितने बॉयज कितने गर्ल्स पास ये नहीं चाहिए,
बता दोगे। ये समझ में आया ना। जितने बॉयज हैं पास बॉयज का 66 से 2/3 यानी 2/3 बराबर 160। तो पास बॉयज कितने हैं 240 है भाई। अब पास बॉयज यहाँ लिखा देखो 240 आ गया। तो अब टोटल मिलाकर 360 पास है तो पास गर्ल्स आ जाएगा। जब हमें पता है भाई जितने बॉयज हैं तो जितने बॉयज पास हैं ना 60%, तो बॉयज का 60% पास हैं तो 60% का मतलब कितना, बॉयज का 60% पास है जो कि 240 पास है ना। तो बॉयज कितने बता दोगे, तो 6 चौक 24 यानी बॉयज बराबर 400, यानी 400 कुल लड़के हैं भाई। अगर बॉयज पास दिया था, बॉयज जितने हैं उसका 60 पास है तो बॉयज का मतलब बी है, बी का 60% बराबर कितना होगा 240। एक की वैल्यू 100 की वैल्यू ओरल बता सकते थे। 60 की वैल्यू 240, एक की वैल्यू 4, 100 की वैल्यू कितना 400। वैसे गर्ल्स की अगर बात करो, गर्ल्स का 40% 120 हुआ, 1% बराबर कितना हुआ, लेकिन ध्यान समझना गर्ल्स का 300 अपने आप में होंगे तो 300 क्या होंगी गर्ल्स अपनी पास होंगी। तो चाहे कुछ लोग ऐसे करेंगे सर हमें समझ में नहीं आ रहा, तो कहोगे सर गर्ल्स का 40% बराबर 120 होगा ना। गर्ल्स का 40 का मतलब पास गर्ल्स है ना, तो 3 ये हुआ 300 तब भी आ गया भाई। 300 गर्ल्स हैं 400 बॉयज, हमें ये पूछा जा रहा है टोटल कितने स्टूडेंट हैं, तो 4 3 700 यानी ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट। बताओ कोई कंफ्यूजन है, मतलब क्वेश्चन को घुमा कर बोल दिया था, एक एक लाइन का क्वेश्चन है ये। बताओ कोई डाउट है, यस या नो बोलो भाई, एक बार जरूर लाइक करिए और बताइए भाई कि समझ में आ रहा। सब लोग बहुत न्यूट्रल लग रहे हैं, आपस में ही बिजी हैं, आपस में नहीं, इसको क्वेश्चन से ध्यान दो। हमें क्या करना, अभी तो हम लोग ऐसा प्रैक्टिस कर रहे हैं ना कि इससे और क्वेश्चंस बना सकें, और एक खुद का अप्रोच होगा। आज सारे क्वेश्चन टफ नहीं, एसबीआई क्लरिकल का मतलब आसान लेवल होता है, वर्ड प्रॉब्लम वाले हमेशा आसान होते हैं, ध्यान दीजिएगा। हाँ डीआई कभी कभी टफ देते हैं लेकिन वर्ड प्रॉब्लम वाले हमेशा आसान होते हैं एसबीआई क्लर्क की अगर बात करोगे। चलो फिलहाल आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा, वेरी गुड। चलिए इसको बताओ, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है। खूबसूरत क्वेश्चन करने का मतलब ये है कि भाई कैलकुलेटिव क्वेश्चन है ये। हाँ आप बताओगे, आप पूरा प्रॉपर 1 मिनट टाइम लीजिए भाई, तब तक पानी ले लें और आप लोग सॉल्व करके बताओ क्या होगा। सर यहाँ पानी है क्या, पानी है क्या, चलता हुआ छोड़ के आए हैं इसमें क्या। 1 मिनट का पॉज दे के आए हैं, बंद नहीं किया, इतना बहुत है बस। थैंक यू थैंक यू। हाँ चलिए भाई बताइए क्या आएगा आंसर, पानी ला दिए भाई। चलिए क्या आएगा आंसर, एनीवन। करा कि 3 क्रमागत संख्याएं, क्रमागत संख्याओं के स्क्वायर की बात करें, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 3 कॉन्सेक्यूटिव नंबर इज 1085, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। ध्यान दीजिएगा क्या होगा, 3 क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योगफल इतना है, तो सबसे बड़ी संख्या बताइए। अच्छा कुछ लोग ऐसे करेंगे ना भाई, क्रमागत संख्याएं क्या होंगी, एक जोड़ने पर अगली संख्या मिलती है ना, x x + 1 x + 2 x + 3 x + 4 x + 5 ऐसे ही, यानी एक एक जोड़ोगे तो अगली संख्याएं मिलेंगी। अच्छा यहां 3 की बात कर रहा, हम पहली सबसे छोटी क्रमागत संख्या x मान लें, इसका स्क्वायर प्लस x + 1 का स्क्वायर प्लस x + 2 का स्क्वायर, सबका स्क्वायर करो और जोड़ें 1085 है। तो क्या आप बताओ ये सॉल्व हो जाएगा, ऐसा टफ नहीं कि नहीं सॉल्व होगा, सॉल्व होगा और आंसर भी आएगा, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा टफ हो जाएगा। इसको आप लोग सॉल्व करते रहिए, हम आप लोगों को एक ट्रिक डिस्कस कर रहे हैं जिसके थ्रू आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।
देखिए कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर होगा तो एक बार आप लोग ऑप्शन से चेक कर लिया करो। ऑप्शन का मतलब ये हुआ कि सभी कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर का सम ये है, यानी तीन संख्याओं का सम है, एक आइडिया है, यानी आइडिया का मतलब हिट एंड ट्रायल। हिट एंड ट्रायल का मतलब ये हुआ कि भाई हम जरूरी नहीं कि आंसर आ जाए, हम एक एज्यूम कर रहे हैं कि मे भी ऐसा हो सकता है। कैसा? ऐसे क्वेश्चन में हम ये करेंगे भाई 1085 है, इसको 3 से डिवाइड करो। क्यों? क्योंकि अगर तीनों संख्याओं का ये सम होगा, हम 3 से डिवाइड करेंगे तो भाई जो संख्याएं आएंगी लगभग वो किसके स्क्वायर के आसपास आ रही हैं। देखो कहोगे 3 त्रिका 9, 3 छक 18, 3 एकम, यानी 361। 361 से कम या ज्यादा, पहले कम वाला ही लेंगे। तो देखो एक बार ये किसके स्क्वायर के आसपास आएंगे भाई। देखो 18 का स्क्वायर, इससे कम करोगे, ध्यान दो 18 का स्क्वायर कितना, तो क्या 18, 19 और 20 के स्क्वायर का सम जो है ये इतना हो रहा है। एक आइडिया होगा कि ये जो है 19 से हो सकता है स्टार्ट, हो सकता है 18 से स्टार्ट हो, अब ये कंफ्यूजन है। तो 18 के स्क्वायर 324, 19 का 361, 20 का 400। देखो जोड़ेंगे 4 1 5, लास्ट में 5 आ रहा, बिल्कुल सही। इसका मतलब 4 2 6 नहीं, 6 2 8 हो गया, 3 3 6 4 10, हाँ बिल्कुल सही है। ध्यान दीजिएगा, हमें हिट एंड ट्रायल का मतलब क्या हुआ। हम 3 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं भाई? 3 से, क्योंकि तीनों कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर का स्क्वायर का सम दिया है। हमने 3 से डिवाइड किया, एक आइडिया लगा लिया भाई ये किसका स्क्वायर के आसपास है, उसी से कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर में हम सॉल्व करेंगे। क्या उनका स्क्वायर करके जोड़े वो होता कि नहीं होता? क्योंकि स्क्वायर आप लोगों को पता है 100 तक, तो आसानी से सॉल्व कर लोगे। तो हिट एंड ट्रायल में 18, 19 और 20 का स्क्वायर का सम आ रहा है 1085, और पूछा क्या जा रहा, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर का मतलब 20 आंसर। एक तो ये हुआ, और चाहे ऑप्शन से कर दो, लार्जेस्ट नंबर पूछा गया, 3 नंबर ही है, तो 20, 19, 18 इसका सम करो। 19 होता तो 19, 18, 17 का सम करते, और अगर लार्जेस्ट नंबर 21 मानते तो 20, 19 का सम करते। वैसे 22 सब कुछ चेक करो तो भी आ जाएगा, लेकिन ये फॉर्मूला लगा करोगे बहुत टफ हो जाएगा। ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनेगा जो कि टफ हो जाएगा, वो हमारे लिए नहीं है, वो जो है जो सॉल्व करते हैं एकेडमिक उनके लिए है। ठीक है, चलो इसको बताओ भाई, ध्यान से पढ़िए। 3 रिया, राम एंड पूजा। रिया, राम एंड पूजा, देखो ध्यान से, रिया, राम एंड पूजा, नाम में जान कंफ्यूजन होता है। ऐसे कुछ इतना आसान सा क्वेश्चन है ये, हमें लगता है कि विद इन 10 सेकंड क्वेश्चन। ध्यान समझिए, जो लोग पढ़ने के बाद उनको क्लियर हो रहा होगा, सॉल्व भी कर लिए होंगे। टोटल मार्क्स रिया, राम, पूजा के 74। द रेशियो ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय रिया एंड पूजा। देखो रिया एंड पूजा दिया है, रिया एंड पूजा कितना दिया भाई? रिया एंड पूजा का दिया है 4:5 ना। एंड द रेशियो ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय पूजा एंड राम, पूजा एंड राम, तो पूजा यहां पे कितना 3 और यहां 2 कितना राम, ये राम और कर दोगे। 3-4 तरीके हैं भाई, पूजा दोनों बराबर कर दो तब भी आ जाएगा, और चाहे यहां पे रिया और पूजा और राम, तो क्या करो, जैसे A/B, B/C दिया होता था, B दोनों में कॉमन है, B को बराबर कर दो तो भी आंसर आ जाएगा। और चाहे ऐसे करते हो ना, तो रिया पूजा और फिर पूजा के नीचे पूजा रखोगे, राम इधर रखोगे, जो यहाँ पे खाली प्लेस होता है उसकी जगह पर उसी का पड़ोसी बगल वाला बढ़ाते हो, यहाँ 5, यहाँ भी कितना 3 बढ़ा दो, इन्हीं को मल्टीप्लाई कर दो। तो इससे क्या हो जाएगा, देखो 4 3 12 और 5 3 15, 5 2 10, ये रेशियो हो जाएगा भैया रिया, पूजा और राम ने जिस रेशियो में मार्क्स गेट किए। तो अब आपको कह रहा है 12 15 और 10, 12 15 27 और 10 कितना 37, टोटल 37। इन तीनों के मार्क्स टोटल कितने हैं 74 है, और तीनों का सम रेशियो में 37 रेशियो की वैल्यू 74, तो एक की वैल्यू ना 2 हो गया ना, एक की वैल्यू 2, सबका सम तो कन्फर्म, इतना इजी क्वेश्चन है। तो 12 दूनी 24 भैया रिया है, और 15 दूनी 30 जो है पूजा है, 10 दूनी 20 क्या है राम है। इतना इजी नहीं पूछेगा, राम का पूछ रहा है, बिल्कुल ओरल बता सकते हो भाई। इतना देखो, इतना लेंदी क्वेश्चन पढ़ने में आपको 10 सेकंड लगा। जो जो इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके होंगे वो देखते ही लैंग्वेज पकड़ेंगे, अच्छा इनका सम दिया है, इनका जैसे AB दिया, BC दिया, तो ABC का रेशियो तुरंत निकाल के आंसर बताएंगे। ये हमने लेंदी बताया है, इतना करना भी नहीं था, तुरंत करते। रिया पूजा 4 5, पूजा और राम, तो पूजा और राम कितना ऐसे करोगे ना, पूजा राम 3 और 2, तो ये दोनों बराबर होने चाहिए, मल्टीप्लाई कर दो बस आंसर तब भी
मतलब 3 और 5 को बराबर करने के लिए यहाँ मल्टीप्लाई किससे कर दो, 3 से कर दो, यहाँ 5 से कर दो। कहोगे 3 चौक 12 हुआ, 5 से 15 हुआ, 5 दुना 10। रेशियो ये हुआ कि रिया, पूजा और राम का, और उसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ओरल आ जाएगा। तो ओरल वाले ही क्वेश्चन आते हैं एसबीआई क्लर्क में, लैंग्वेज वाले। लेकिन क्या होता, वहां पे 20 मिनट में हमें पढ़ने का टाइम नहीं होता, हम वहां पे चीजों को एग्जीक्यूट करते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि भाई कि वहीं हम समझने लगेंगे और सारे कॉन्सेप्ट को रिलेट करने लगेंगे। कॉन्सेप्ट्स आप लोग एग्जाम के पहले जितना आप लोगों को क्वेश्चन बना सकें, जिस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकें, स्पीडली सॉल्व कर सकें, वो सब सारा प्रैक्टिस कर लीजिए। वहां पे सिर्फ उस प्रैक्टिस को एग्जीक्यूट करना है। वहां पे जो क्वेश्चंस है वो जैसा पूछा जा रहा है उसके नेचर के अकॉर्डिंग क्या आंसर आ सकता है, जुगाड़ से आ सकता है या सॉल्व करके आ सकता है या ट्रिक से आ सकता है, सब आप लोगों को अप्लाई करना है जितना आप लोगों ने पढ़ा अभी तक। इसको बताओ, बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत बार डिस्कस कर चुके। देखो कितना बड़ा क्वेश्चन हो, कितने एक लाइन का क्वेश्चन है ये। बताओ, द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर 12 किलोमीटर पर। भाई इंग्लिश में पढ़ना, हिंदी में भी है लेकिन इंग्लिश में पढ़ना ज्यादा समझ में आएगा। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, शांत जल में नाव की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटे है। इफ टाइम टेकन बाई बोट टू कवर 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू टाइम टेकन बाई बोट कवर 10 किलोमीटर अप स्ट्रीम, देन फाइंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम। चलिए बताइए क्या होगा। एक लाइन का आंसर भाई। कहोगे सर शांत जल में नाव की चाल 12 किलोमीटर है। अच्छा बिल्कुल, यानी एक्स की वैल्यू 12 किलोमीटर पर आवर है। मान लिया 12 किलोमीटर पर आवर है। नाव द्वारा धारा के अनुकूल 20 किलोमीटर की दूरी, लिया गया समय धारा के प्रतिकूल 10 किलोमीटर, लिया गया समय बराबर है। तो अच्छा एक चीज बताओ आप लोग, किसी डिस्टेंस को जाने में समय बराबर होगा। अगर मान लो हम बोल दें 2 घंटे एक व्यक्ति को जाना, 2 घंटे दूसरे व्यक्ति को जाना है, इसका मतलब क्या होगा, जिसकी चाल ज्यादा होगी वो, जिसकी चाल तेज होगी वो अधिक दूरी तय करेगा, जिसकी चाल स्लो होगी वो कम दूरी तय करेगा। अगर टाइम फिक्स है, अगर कॉन्सेप्ट फॉलो करो चाहे वैसे भी बताओ, पहले बेसिक करें फिर कॉन्सेप्ट बताते हैं। कहोगे सर 20 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिया गया समय, समय बराबर क्या होगा सर, दूरी बराबर चाल। 20 किलोमीटर दूरी है और डाउन स्ट्रीम में हमें पता शांत जल में चाल, धारा की चाल जुड़ी हुई होती, धारा की चाल y मान लो। सर शांत जल में 20 प्लस y हो जाएगा। ये जाने में लिया गया समय। अच्छा प्रतिकूल दिशा यानी डाउन अप स्ट्रीम में समय क्या होगा, सर 10 किलोमीटर अप स्ट्रीम में लिया समय, तो 12 शांत जल में है, धारा की चाल y घटी हुई होगी। ये दोनों समय बराबर है, तब भी सॉल्व कर लोगे। चलिए यही इसी सॉल्व कर लेते हैं। 2 हुआ, 2 से मल्टीप्लाई कर दो सर, 12 प्लस y बराबर कितना हुआ, यहां से 12 दुनाई 24 माइनस 2y। ध्यान दीजिएगा 2y इधर आएगा, 12 इधर आएगा। 3y बराबर कितना, 24 माइनस 12 का मतलब 12। सर y बराबर कितना हुआ 4, यानी किलोमीटर पर आवर में सभी हैं तो 4 किलोमीटर पर आवर धारा की चाल। ये था, कोई ट्रिक नहीं लगाया भाई, बेसिक से। बताओ 20, इतना इजी क्वेश्चन दिया है। अच्छा और आसानी से कैसे सॉल्व करेंगे, पहले इसको समझिए, कोई कंफ्यूजन हो बताओ। धारा की दिशा में यानी डाउन स्ट्रीम में 20 किलोमीटर, अप स्ट्रीम में 10 किलोमीटर, लिया गया समय बराबर है, धारा की चाल दिया है, नहीं दिया है शांत जल में चाल दिया, धारा की चाल y मान के रिलेट कर लो। अच्छा दूसरा क्वेश्चन क्या हम बता रहे थे, दूसरा कॉन्सेप्ट बता रहे थे ना। देखो हम ये कह रहे भाई अगर समय बराबर दोनों को एक ही टाइम यानी धारा के डाउन प्रतिकूल या धारा के अनुकूल, यानी अप स्ट्रीम में और डाउन स्ट्रीम में एक नाव को समान समय लगता है, यानी अगर समय बराबर है तो जो चाल का रेशियो होगा वही दूरी का रेशियो होगा। यानी पहले डाउन स्ट्रीम में 20 किलोमीटर फिर 10 किलोमीटर, जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही क्या होगा, स्पीड का रेशियो होगा। ये कंफर्म है, यानी 2:1 स्पीड का रेशियो होगा। तो आप ओरली बता सकते हो सर डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या होगी सर 12 प्लस वाई, वाई का मतलब शांत जल में धारा की चाल, और अप स्ट्रीम में कितना 12 माइनस वाई। तो ये 12 प्लस वाई 12 माइनस वाई का रेशियो 2:1 के बराबर है। सॉल्व कर दो यहाँ, तब भी हो जाएगा। देखो यहाँ से 1 वाई, यहाँ 2 वाई, यानी प्लस माइनस जुड़ जाएगा 3 वाई, यहाँ से 2 24 वाई, ये सेम साइन है घट जाएगा, बराबर 12 वाई, वाई बराबर कितना 4। दो सेम वही है। कुछ लोग ऐसे डायरेक्टली कर देंगे 4, और चाहे कुछ लोग कॉन्सेप्ट से बेसिक से भी करेंगे तो भी टफ नहीं होगा, क्योंकि सब आसान है। चलो इसको बताओ भाई, बहुत आसान क्वेश्चन, थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना होगा, ओरली बता सकते हैं। कहोगी द प्रेजेंट एज ऑफ एज 14 ईयर मोर देन, मोट लिखा भाई, मोर है,
12 ईयर अगो, 12 साल पहले रेशियो ऑफ एज ऑफ ए एंड बी वॉज 2:1। देखो ए की 12 साल पहले और बी की 12 साल पहले, ये 12 साल पहले लिखने का तरीका आप लोगों को एज वाला प्रॉपरली बताया था भाई, बिफोर टाइम, प्रेजेंट टाइम या आफ्टर टाइम कैसा रिलेट करोगे सब बताया था। चलो देखो ये 12 साल पहले का रेशियो है एज का। अच्छा ये भी बताया था कि अगर ए बी से 5 साल बड़ा है, 10 साल बाद ए बी से कितना बड़ा होगा, उतना ही तो बड़ा होगा भाई। यानी अगर दोनों समान एज बढ़ रहे हैं तो हमेशा अंतर भी बराबर होता है। तो भाई वर्तमान में 14 साल जो है ए बी से बड़ा है, तो 12 साल पहले भी बड़ा होगा अगर दोनों सेम टाइम घट रहे हैं। 25 साल बाद ए कितना बी से बड़ा होगा सर, वही 14 साल बड़ा होगा। तो इनका अंतर यानी 12 साल पहले सेम होगा, ये लॉजिक है। तो एक रेशियो की वैल्यू बराबर 14 साल, तो 14 दूना 28, 14 एकम 14। लेकिन ये कब भाई, ये 12 साल पहले हमें पूछा क्या जा रहा कि फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ ए। भाई 28 साल कब है, यानी ए 12 साल पहले, भाई ए वर्तमान में कितना 12 और जोड़ दो 28 12 कितना हुआ 40 साल। यानी कितना ओवरऑल आंसर था। मतलब इतना आसान क्वेश्चन कहोगे सर बैंक में आया, बिल्कुल आया भाई, प्रीवियस सेट में आया, 2022 वाले प्रीवियस सेट में आया है ये क्वेश्चन, इतना इजी क्वेश्चन है। तो कभी कभी ओरल आ जाते हैं। एक की वैल्यू 14, 2 28 साल कब, ये जो है मतलब हमें लगता है ये पढ़ने के बाद 10 सेकंड मैक्सिमम होगा इसका आंसर आप लोगों को आने में, लिखने की जरूरत ही नहीं थी। एक की वैल्यू 14, 2 की वैल्यू 28 कब 12 साल पहले, और 12 जोड़ दो 40 साल, और लिख खट दे आंसर 10 सेकंड में प्रॉपर। आप लोग ऑबलिंग भी कर लोगे, ऐसा क्वेश्चन है ये। चलो इसको बताओ भाई, फिर वही क्वेश्चन आज हम जान के कर रहे हैं ऐसे क्वेश्चंस, क्योंकि देखो ये एसबीआई क्लर्क में भी है, अर्थमेटिक के क्वेश्चन आपको एसएससी जीडी में भी मिलेंगे, यूपीएसआई में भी मिलेंगे, सब में मिलेंगे। तो ठीक है भाई, इसको भी रिकॉल करते रहे हम लोग। कहोगे शॉपकीपर मार्क प्राइस इन आर्टिकल ₹2450 and he allowed two successive discount of 20% X% on it. If selling price of the article is इतना then find। अरे भाई कितनी बार आप लोग सॉल्व कर चुके हैं। देखो कह रहा एक आर्टिकल का मार्क प्राइस दिया है कितना भाई 2450 दिया है, इस पर 2 डिस्काउंट दिया था। पहला डिस्काउंट 20% फिर X% और फाइनली उसे 2 डिस्काउंट के बाद बेच दिया जाता है 1470 रुपए में। आपको बताना है पहला डिस्काउंट तो 20% है, ठीक है, मतलब पहला डिस्काउंट 20% देने के बाद कुछ बेचा गया, फिर यहां से X% का डिस्काउंट दिया, तो X का मतलब कितना परसेंट डिस्काउंट दिया गया। बेसिक से सॉल्व कर लो या फॉर्मूले से सॉल्व कर लो, जैसे आप लोग करो। बेसिक चलो देखो फिर फॉर्मूला लगाएंगे। कहोगे सर कैसे, सर मार्क प्राइस अगर 1450 से पहले 20% डिस्काउंट का मतलब 1/5 डिस्काउंट, यानी 5 MRP होगी, एक डिस्काउंट 4 में बेच देगा। तो आप डायरेक्टली कर दो, 5 चौक 20 हुआ ना, 4 24, 5 9 45, 0 0 4 9 36 और 4 चौक 16 और 3 कितना हुआ 16 3 19। अच्छा 2450 का 20% कम करेंगे, 2450 का 20% 490 हुआ भाई। 490 अगर कम करो 2400 में, यही 1960। पहला डिस्काउंट देने के बाद 1960 में बेच दिया, यही कह रहा ना भाई। पहला 20% और 2 डिस्काउंट दिया, पहले 2450 पर 20% दिया, 20% दिया, तो 2450 का 20% निकाल कर घटा दो या 20% कम कर दो, 1960 हुआ। तो 1960 क्या हुआ भाई, 1960 में बेच दिया आफ्टर फर्स्ट डिस्काउंट, पहला डिस्काउंट के बाद। अब पहला डिस्काउंट के बाद इतने में बेचा, क्वेश्चन नहीं करा भाई, इस पर X% डिस्काउंट देने के बाद 1470 बेचा, मतलब अगले डिस्काउंट के लिए ये एज अ मार्क प्राइस की तरीके से वर्क करेगा नहीं करेगा। जब जैसे होता है ना कि अगर हम कॉन्सिक्यूटिव डिस्काउंट देते हैं तो पहला डिस्काउंट देने के बाद जो आता सेलिंग प्राइस ना, अब उस पर अगर हम डिस्काउंट देंगे तो मार्क प्राइस के तरीके से वर्क करता है कि नहीं, वही है भाई। यानी अब अगला 1960 पर कितने % का डिस्काउंट दे दे, 1470 बेचे, तो भाई ये मार्क प्राइस हुआ, सेलिंग प्राइस हुआ। चाहे रेशियो निकालो चाहे ऐसे घटा दो भाई, 0 0 हुआ, 16 में से 7 गया 9 7 16, यहाँ तो कितना हुआ 8 में 4 गया 4, यानी 1960 और 1470 का अंतर 490 हुआ भाई। 490 का डिस्काउंट दिया किस पर, आप कहोगे ये मार्क प्राइस तरीके से वर्क करता है, ये इंटू 100। तो ये डिस्काउंट % का मतलब X% की वैल्यू आ गई। 4 बार करोगे सर 4900 का ना, 4 9 36, 4 16 और 13 और 25%। सर जो अगला डिस्काउंट होगा 25%, यानी ये कितना हो 25%। यहाँ कोई ट्रिक नहीं फॉलो किया। एक और होती है, उससे वैल्यू चेक करो, जब इजी था वैल्यू भी आसान था तो हमने वैल्यू से ही कर लिया, रेशियो निकालो चाहे जैसे। बताओ कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं भाई, सिर्फ आप लोगों को
क्वेश्चन के नेचर को समझना है, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलो इसको बताओगे, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। बताओ आप लोग क्या होगा। कहोगे सर ये तो सॉल्व किया है, ध्यान से पढ़िए पहले। ए एंड बी इन्वेस्टेड सेम अमाउंट इन टू डिफरेंट स्कीम्स ऑन सिंपल इंटरेस्ट। जितना ए में स्कीम में, जैसे मान लो 2000 रुपये ए में इन्वेस्ट किया, उतना ही बी में किया गया। ये चीज़ ध्यान देगा, ये बहुत बारीकी से पढ़िएगा, इजी क्वेश्चन है। फॉर 5 ईयर, मतलब दोनों में 5 साल ए स्कीम में, 5 साल बी स्कीम में, दोनों बराबर टाइम के लिए। ए में 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट से और बी में 18% पर एनम के इंटरेस्ट से, ठीक है। डिफरेंट बिटवीन इंटरेस्ट रिसीव बाय ए एंड बी इतना, दोनों में जो रिसीव हुआ इंटरेस्ट इतना। देन फाइंड द टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड ए एंड बी टुगेदर। ए और बी में कुल कितना भाई, जितना ए में उतना बी में, दोनों बराबर है, डबल कर दोगे। किसी का आ जाएगा, कैसे करोगे भाई आप। कहोगे सर टोटल जो प्रिंसिपल मान लो हम 100 रुपये ए में इन्वेस्ट किया और 100 रुपये बी में इन्वेस्ट किया, दोनों बराबर हैं। ये तो क्लियर है, ये तो पहला कह रहा है दोनों बराबर है। दोनों बराबर है तो दोनों बराबर का वैल्यू जो होगा वो आपस में जुड़ घट सकता होगा, ये कन्फर्म है, ये तो क्लियर है, इसलिए बराबर किया गया, ठीक है ना। अब बताओ ए जो है 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 5 साल के लिए इन्वेस्ट किया जाए और इस पर 18% रेट ऑफ इंटरेस्ट से कितना हुआ। अरे यार इसको सही से लिख दे भाई, 12% है, ये ध्यान देगा, पर एनम जो है ये 5 साल के लिए ना, और ये भी जो 18% पर एनम के कितना 5 साल। करा दोनों का जो ब्याज का अंतर है वो इतना है। आप कहोगे सर अगर हम 100 रुपये इन्वेस्ट करते हैं स्कीम ए में, एक साल में 12% मिलेगा, 5 साल में सर 12 × 60%। 100 रुपये अगर इन्वेस्ट करेंगे 60 रुपये ब्याज मिल जाएगा। हाँ वेरी गुड। अच्छा 80% होता है ना ऐसा ही। अच्छा बी की बात करोगे, एक साल में 18, 5 साल में सर 18 × 90%, यानी 90, 100 रुपये अगर इन्वेस्ट करेंगे 90 रुपये ब्याज मिल जाएगा। तो 100 रुपये पर ए को जो है 12% से 5 साल में, ओरल बता सकते थे भाई 5 साल में कितने हुए, आप कहोगे 60%। और जो है 100 रुपये पर 5 साल में 18% अकॉर्डिंग बी वाले में कितने 90%। दोनों का डिफरेंस दिया 30% ना, और दोनों का डिफरेंस 30 की वैल्यू 1440। क्या कह रहा, दोनों का जो है ब्याज का अंतर है भाई, ये 30% की वैल्यू। एक की वैल्यू कितना हुआ, कहोगे सर 3 × 8 = 24 हुआ ना, नहीं 3 × 4 = 12 हुआ सर। 3 × 4 = 12 हुआ और 3 × 8 = 48 हुआ। तो एक का मतलब 48, तो 100% कितना हुआ सर 4800 हुआ। तो इसका मतलब 4800 रुपये स्कीम ए में इन्वेस्ट किया, उतना ही बी में किया, तो डबल कर दो, 48 का 2 × 9600। तो ए और बी में मिलाकर 9600 भाई ना। बताओ कोई डाउट है, ओरल बता सकते थे ये सब अगर जो पढ़े होंगे पहले। ए में 12% 5 साल 60%, बी में 18% 5 साल के लिए 90%, दोनों बराबर वैल्यू इन्वेस्ट किया है, तो डायरेक्टली जोड़ घटा सकते हैं। 60 और 90 के अंदर 30 की वैल्यू 1440, तो सर 100 ये था, 100 200 की वैल्यू, मतलब एक लाइन में जिनको करना होता तो वो करते भाई कि 12 × 5 = 60 और 18 × 5 = 90, यानी 30% की वैल्यू कितना हुआ 1440, जो डायरेक्टली करेंगे वो। और दोनों का यानी दोनों प्रिंसिपल का सम ये, तो तब भी कर दोगे सर कितना 9600। एक लाइन में आंसर था। ये सेकंडों का क्वेश्चन था, यानी 10 से 12 सेकंड में आप पढ़ के सॉल्व भी कर सकते हो। लेकिन कब सॉल्व कर सकते हो, जब ये क्वेश्चन आप लोग इसी सेम टाइप के क्वेश्चन, डेटा चेंज हो लेकिन क्वेश्चन के तरीके कॉन्सेप्ट को समझे होगे। कि बोल दिया जाए भाई दो ए और बी दोनों बराबर अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, ए जो है 7.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 5 साल के लिए, बी जो है 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 2.5 साल के लिए, दोनों का ब्याज बराबर है, दोनों के ब्याज का सम दिया हो, कुछ भी दिया हो। तो यानी नेचर ऑफ क्वेश्चंस अगर आप लोग सॉल्व किए होंगे तो आसान होगा, नहीं तो फिर उलझते रह जाएंगे भाई। इसीलिए यहाँ पर बार बार आप लोगों को प्रैक्टिस करना है कि कंफ्यूजन ना हो। ओके चलो इसको बताओगे भाई, ये बहुत आसान क्वेश्चन, ये भी बहुत बार आप लोग सॉल्व किए होंगे। बोलिए क्या आएगा, कहेंगे सर इजी है। ये तो बहुत इजी है, ये तो आप लोग मैजिकल ट्रिक से एवरेज अगर आप लोग पढ़े होंगे ना, एवरेज में थोड़ा टफ सॉल्व कराया होगा। ये प्रीवियस सेट में कितना आसान आया है। 25 संख्याओं का औसत 90 है। अच्छा ठीक है, 25 नंबर दिए गए हैं, इनका एवरेज कितना दिया है 90 दिया है भाई, औसत दिया है। ध्यान दीजिएगा, जब 25 संख्याओं में एक नई संख्या जोड़ दें भाई, 25 थी एक नई संख्या 26 हो गई भाई, ध्यान दीजिएगा 26 हो गई, तब जो है औसत 5 बढ़ जाता है। 5 बढ़ने का मतलब भाई 90 था पहले, अब 95 हो जाता है। तो आप लोग क्या बताए थे, अगर नंबर है और एवरेज दिया है तो नंबर में कुछ बढ़े घटे या एवरेज कुछ बढ़ घट जाए, तो डायरेक्टली जो उनका डिफरेंस या उसका समाता क्या होता, नंबर 25 से 26 हुआ, 1 बढ़ गया,
एवरेज 90 से 95 हुआ, 5 बढ़ गया। हमने क्या कहा था, इनिशियल नंबर को एवरेज में चेन से मल्टीप्लाई करो, 25 पंचे 125 प्लस में, और जो फाइनल एवरेज आएगा वो फाइनल उसमें फाइनल एवरेज आएगा तो फाइनल नंबर में चेंज से मल्टीप्लाई, यानी पहले नंबर को एवरेज में चेंज से मल्टीप्लाई, फिर एवरेज में चेंज को फाइनल यहाँ पे इसमें नंबर में चेंज से मल्टीप्लाई। 95 तो दोनों प्लस है, जोड़ दो, 5 5 10 हुआ, 9 2 11 1 12 हुआ, और 1 1 2 220 है कहीं, हाँ बिल्कुल सही है 220, यानी ऑप्शन नंबर करेक्ट, यानी ऑप्शन नंबर जो दोनों का सम होगा डिफरेंस, ये आंसर होगा। न्यू नंबर इतना होगा। तो कितनी बार आपको बताया, ध्यान दीजिएगा, हमने 2 को भी बताया था, जैसे ऐसे बोलना है, मान 1 बताया था कि 75 लोग हैं, इनका औसत भार जो है 84 किलोग्राम है, 1 लोग और आ गए तो इनका औसत भार 84.5 किलोग्राम हो गया, तो बताइए नए व्यक्ति का भार कितना होगा, या 2 लोग आ गए या 2 लोग चले गए, ये सारा चीजें आपको एवरेज में डिस्कस किए थे, सेम एज इट इज, बस आप लोगों को समझ के आंसर बताना। चलो आई होप क्लियर हो गया होगा। अब देखो डीआई, ये तो सब में अभी तक जो डिस्कस करे सब में कॉमन था, आप चाहे जिसका पेपर दे रहे होगे डीआई देखो, डीआई भी ऐसा क्वेश्चन बहुत आसान है, टफ वाले है ही नहीं है, ये सबसे इजी डीआई है, ये ऐसा डीआई है, आप सीएचएसएल का एग्जाम दे रहे हो उसमें आ सकता है, एसएससी जीडी का एग्जाम दे रहे हो उसमें आ सकता है, मतलब सब आसान वाले हैं। क्या दिया देखो, आप ध्यान से पढ़िए, कह रहा सर द टेबल गिवन बिलो शोन द टोटल नंबर ऑफ पेशेंट एडमिटेड इन 3 ABC डिफरेंट हॉस्पिटल। भाई ABC क्या है, ये हॉस्पिटल्स हैं, मार्च में, अप्रैल में, मई में ना, तो भाई ए में अगर हम कहें हॉस्पिटल ए में मार्च में कितने 1505, हॉस्पिटल ए में अप्रैल में इतना, हॉस्पिटल ए में मई में इतना, बी में इतना, हॉस्पिटल बी में अप्रैल में ये, और हॉस्पिटल सी में मई में कितना, हॉस्पिटल सी में मार्च में कितना, सब आपको देखते ही पता है कि 3 हॉस्पिटल है, मार्च अप्रैल 3 महीना है, और इसमें एडमिट हुए मरीज दिया है, पेशेंट कितने एडमिट हुए दिया है। चलो आई होप इस देख के समझ में आ रहा हो। अब इतना आसान डेटा है तो फिर क्वेश्चन भी बहुत टफ नहीं पूछेगा, कितना भी चेंज करेगा, थोड़ा बहुत क्वेश्चन चेंज करेगा और टफ नहीं होगा। चलो क्या करा भाई, मार्च में ए में भर्ती हुए मरीज कितने प्रतिशत, भाई मार्च में जो ये कह रहा है इसका मतलब ये कह रहा है मार्च में जितने पेशेंट भर्ती हुए हैं तीनों हॉस्पिटल में, उसमें ए में कितने % भर्ती है ना, हॉस्पिटल मार्च में ए में भर्ती कुल मरीज कितने प्रतिशत है, मार्च में देखो टोटल पेशेंट एडमिटेड इन ए इन मार्च इज व्हाट %, भाई मार्च की बात करें ए में कितने % लोग एडमिट हैं, मतलब मार्च में कुल जितने पेशेंट हैं, जितने लोग एडमिट हुए उसमें ए में कितने मार्च में एडमिट है, यही कह रहा है ना भाई। तो जैसे तो बस सॉल्व कर लो, सिर्फ कैलकुलेशन वाले हैं, कहोगे कैसे सॉल्व करें, सबको जोड़ना होगा। भाई मार्च में सब कितने पेशेंट भर्ती, 6 5 11 और 6 ऐसे करते ना, चाहे 6 6 12 5 17 7 कैरी 1 हुआ, आप कहोगे 7 1 8 8 5 13 है ना, यहाँ 8 5 13 3 कैरी 1 ऐसे कर लो, चाहे यहाँ 6 6 12 4 16 के 6 कैरी 1 हुआ, 2 3 2 5 2 7, यानी 7 6 3 7 टोटल जो है मार्च में ABC तीनों हॉस्पिटल में मिला के इतने मरीज भर्ती हुए एडमिट हुए। अब कह रहा भैया ए में कितने एडमिट हुए कितने %, तुरंत कह दोगे सर, तो कितने % ए में, मतलब ये हुआ कि भाई 1505 हुए ए में, कितने में टोटल 7637 भर्ती हैं, लगभग कितना % है, क्योंकि ये जो है एग्जैक्ट नहीं आएगा। आप बताओ, अब इसी में से एक आइडिया लगा लो, भाई क्या 25% है, तो 25% का मतलब 1/4, 7664 1/4 है, या इसमें 4 से गुणा करो, क्या इसके बराबर आएगा, 15 चौका 60 6000 नहीं आएगा। 20% है 5 गुना 20 का मतलब 1/5 गुना, यानी 7637 का हम क्या करेंगे 1/5 करेंगे, तो आना चाहिए, लगभग उतना आना चाहिए। तो 15 5 75, अगर वैसे हम 1505 को हम 5 से गुणा करें तो ये पूरा वैल्यू आना चाहिए ना, यानी इसका 20% ये है तो इसमें 5 से गुणा कर दो, ये आना चाहिए, तो 5 से गुणा कर दो आ जाएगा भाई 19 पॉइंट समथिंग आएगा, इसका मतलब 20% इज द करेक्ट आंसर। ये आइडिया लगाओगे तो आंसर है पूरा, ऐसे नहीं करना 0 एक कम करोगे तो फिर बहुत टफ हो जाएगा भाई, वो सब नहीं करना है। चलो बताओ, कोई डाउट है, आई होप नहीं डाउट होगा, आप बताओ इसको। 1/5 ऑफ टोटल पेशेंट एडमिटेड इन बी इन मार्च आर फीमेल। अच्छा बी की बात कर रहे हैं मार्च में, देखो ये ना इसकी बात करें, कह रहा है कि टोटल पेशेंट एडमिट बी इन मार्च आर फीमेल, तो इसका 1/4 क्या है, फीमेल है, तो भाई फीमेल कितनी निकाल लोगे, मेल कितनी है बी में निकाल सकते हैं, वेरी गुड, जो कह रहा है वैसा फॉलो करते जाओ, टफ नहीं है। आगे, एंड 60% ऑफ टोटल पेशेंट एडमिटेड इन ए, 60% ऑफ टोटल पेशेंट
एडमिटेड ए इन अप्रैल, ए इन अप्रैल, इसका कितना 60% ना, 60 अप्रैल आर फीमेल, भाई ये भी फीमेल है, कितनी फीमेल है बता सकते हो, वेरी गुड। क्या कह रहा, देन फाइंड डिफरेंस बिटवीन टोटल मेल पेशेंट एडमिटेड ए इन अप्रैल, भाई 60% है फीमेल है, तो भाई अप्रैल में ए में मेल कितना है ये बता सकते हो, ए पूछा जा रहा है। बिटवीन टोटल मेल पेशेंट ए इन अप्रैल एंड इन बी इन मार्च, और मेल बी इन मार्च, अरे वाह, बी इन मार्च, बी में ये कितना मेल मार्च में, तो कितना आसान है भाई, आपको पता ना अप्रैल और मार्च में कितने पेशेंट है और फीमेल दे दिया गया है, तो फीमेल दे दिया गया तो मेल बता दोगे, कितना इजी है। देखो कैसे, आप बताओ अगर बी में मार्च में 3676 पेशेंट भर्ती हैं, 1/4 मेल हैं, तो 1/4 फीमेल है तो 3/4 मेल होंगी ना, तो इसका 3/4 निकालो, तो 3/4 निकालोगे तो 3/4 से गुणा करोगे ना, तो कितना आएगा भाई, है कि नहीं भाई, 1/4 अगर फीमेल है तो 3/4 मेल होंगी ना। देखो 4 9 36, 4 1 4, 3 7 ना, और 4 9 36, 3 से 19 3 57, 9 3 27, 27 57 भैया मेल हैं, किस में 3676 का 3/4 27 57 होगा, ये मेल है बी में मार्च में। अच्छा आप बताओ, कह रहा कि अप्रैल में जो ए में है ना उसमें 60% फीमेल है, तो कितनी मेल होंगी 40%, मतलब हम क्यों फीमेल निकालें, मेल डायरेक्ट निकालें। 60 अगर मेल है तो 60 का मतलब 3/5, यानी 5 में 3 मेल है तो 2/5 फीमेल है ना, तो 2/5 का मतलब ही तो 40% होता है, निकालो भाई 40% निकालोगे, देखो 2/5 करोगे, या कुछ लोग जो है 40 से मल्टीप्लाई करो तब भी सही है, 40% को 2 0 कर दो, 4 से गुणा कर दो, 4 8 32 हुआ, 4 नहीं 8 और 3 11, 1120, तो 1120 भाई 2800 में 40% 1120 जो है मेल हैं का अप्रैल में, और यहाँ पे भाई बी में मार्च में 27 57 घटा दो, घटाओगे भाई 7 हुआ, 5 से 2 गया कितना हुआ 3 हुआ, 7 से 1 कितना 6 हुआ 1, 1637 कहीं है, ये है मतलब तो गड़बड़ हो रहा है या नीचे है, 1637 जो भी है भाई नीचे है, इसलिए कंफ्यूजन हो रहा, मतलब सही आंसर है, तो इसमें हमें तो डाउट नहीं है, डीआई समझ में आ गया कि इतना इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आप लोगों को समझना होगा। बताओ इसको ध्यान दो, अब आप लोग बताइएगा भाई, एकदम से आसान क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, ये सब क्वेश्चन सीएचएसएल वगैरह में भी आ सकते हैं, ये जान कितना कंफ्यूजन किया गया कि थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूज हो। क्या करा भाई, आउट ऑफ टोटल पेशेंट एडमिटेड इन सी इन मार्च, बताओ सी में इन मार्च 956 आर फीमेल। अब आप बताओ अगर हम बोल दें 956 आर फीमेल हैं तो तुरंत आपके माइंड में जाएगा भैया मेल निकालना होगा, तो घटा दोगे, ये तो तुरंत माइंड में जाएगा ना, हाँ वेरी गुड। वैसे पूछा भी जाएगा, लेकिन क्या पूछा जा रहा है उसको पढ़ लें। इफ टोटल मेल पेशेंट्स एडमिटेड इन सी इन जून है भाई, देखो मार्च अप्रैल मई है, जून है ही नहीं, जून को जान के ले लिया गया उसने। इफ टोटल मेल पेशेंट एडमिटेड सी इन जून आर 20% मोर देन टोटल पेशेंट एडमिटेड इन सी इन मार्च, वाह 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 भाई, सी में मार्च में जून में जो है ना इससे 20% ज्यादा है सी में, तो भाई आप बता दोगे मेल कितने हैं, जितने मेल यहाँ होंगे 20% बढ़ा दो तो जून में मेल आ जाएंगे। अच्छा वेरी गुड, तो अच्छा पेशेंट एडमिटेड इन जून सी, अच्छा टोटल पेशेंट एडमिटेड जून, अच्छा सी इन मार्च एंड टोटल पेशेंट एडमिटेड इन जून इन सी आर 872 मोर देन टोटल पेशेंट एडमिटेड इन बी इन मई। अच्छा बी इन मई, आप बताओ बी में कितना है भाई, बी में मई कितना 2228 है, जो कह रहा है उसे फॉलो करते जाओ। अब इससे 872 की बात करो, इसमें 872 अगर जोड़ दोगे तो टोटल पेशेंट जो है जून में कितने आएंगे, ये आ गया ना 872 पेशेंट एडमिटेड मई, अच्छा ठीक है। देन फाइंड टोटल फीमेल पेशेंट एडमिटेड इन सी इन जून, कितना आसान है भाई, बस क्वेश्चन को घुमा रहा बार बार, कितना मतलब पढ़िए ध्यान से। इसने कहा भैया सी में मार्च में इतनी फीमेल है, तुरंत माइंड में आ गया सी में मार्च में अगर इतनी फीमेल 956, तो मेल कितना, तो 24, 56 में से 56, 24 में से 9 कितना 1500, कितना आसान सा ना, 1500 मेल आ गया भाई। बताओ कोई कंफ्यूजन है, बोलो, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब 1500 मेल आ गया कब, ये आ गया भैया मार्च में, तो जो मार्च में मेल होंगे उसका 20% बढ़ाकर जून में मेल होंगे, तो 20% बढ़ा दो, कितना करोगे, तो 12 × 15 1800 या 15 दूना 30, 300 बढ़ा दोगे, 300 बढ़ा दिया तो कितना हुआ 1800, यानी 1800 भाई मेल होंगे जून में,
भाई इसमें मार्च में जो मेल होंगे उसका 20% बढ़ाकर जून में मेल हो जाएंगे, ये भी आ गया। अच्छा वेरी गुड। अब कह रहा है कि जो जून में टोटल एम्प्लॉय होंगे वो 872 ज्यादा होंगे किससे, मई में बी में जो एम्प्लॉय हैं। 28 और 72 कितना हुआ, 100 हो गया। 22 और 8 कितना हुआ, 3000, यानी 3100 टोटल है। 3100 टोटल जून में टोटल पेशेंट हो गए, और जिसमें मेल कितने 1800, बचा कितना 3100 माइनस 12 एक 1300, तो इसमें घटा दोगे 1300 फीमेल बचा ना। अरे कितना इजी क्वेश्चन आप कहोगे या इतना, ये बिल्कुल सीएचएसएल लायक है, टफ क्वेश्चन बिल्कुल टफ नहीं क्लरिकल के हिसाब से। आप अगर पढ़ोगे ना डीआई तो सही से ध्यान से, अभी तो बताने में टाइम जा रहा, आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसको जो है 20 से 30 सेकंड में सॉल्व कर दोगे, इतना टफ नहीं है। और लेंदी कितना है, आप कहोगे वाह इतना टफ क्वेश्चन दे दिया, नहीं भाई। अच्छा अब देखो कितना, फाइंड द रेशियो टोटल पेशेंट एडमिटेड ए इन अप्रैल टू टोटल नंबर ऑफ पेशेंट एडमिटेड इन ऑल 3 हॉस्पिटल इन मे। तो ए इन अप्रैल, आप कहोगे सर ए इन अप्रैल तो 2800 सर, ये तो ओरल बता है। अच्छा अब और क्या कह रहा है, 2800 टोटल अप्रैल और टोटल नंबर ऑफ पेशेंट एडमिटेड इन ऑल 3 हॉस्पिटल इन में, तीनों में मई में, इनको सबको जोड़ दो। अब जोड़ दोगे, अच्छा कुछ लोग ऐसे करेंगे सर, पहले 1000 वाला प्लेस जोड़ेंगे, 1000 वाला सर 2000, 2000, 6000 तो पहले ऐसा हो गया, 1000 वाला 6000 हो गया। यहाँ सर 8 2 10, 10 4 1400, 1400 ये हो गया सर, 1400 के फॉर्म में ना 100। अच्छा ये 64, 28 और 8, आप कहोगे सर 28 और 8 कितना होता सर, 36 होता, और 36 और 64 कितना 100 होता है, तो 6500 हो गया ना। देखो 1400 1500 हो गया, नहीं 6000 और ये 1400 का मत 1500 ये हुआ 7500 सर। तो 7500 28 का रेशियो क्या होगा सर, ये 28:75 है। 28:75 से एक लाइन में, मतलब कितना लेंदी इजी था। तो लेकिन अब आपको समझना पड़ेगा ना कैसे जोड़ने का तरीका। कुछ लोग ऐसे यूनिट डिजिट को यूनिट्स जोड़ेंगे तब जाके फील आएगा, और कुछ लोग डायरेक्टली ऐसे कर लेंगे। तो डिपेंड करता है डेटा, ये डायरेक्टली जोड़ने वाला था, आसानी से बता दोगे। बताओ कोई डाउट है, कोई बात नहीं, एक और देख लो, एकदम आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझना होगा बस। बताओ कह रहा टोटल पेशेंट एडमिटेड इन ए इन मई। अच्छा ए में मई में आप कहोगे सर कितना 2864। अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ टोटल पेशेंट एडमिटेड इन बीएनसी इन अप्रैल, आप कहोगे बीएनसी अप्रैल। देखो बीएनसी अप्रैल का मतलब ये 1976 और 2804, मतलब भाई जो मई में ए में है वो बी और सी में अप्रैल में कितने परसेंट है, बिल्कुल आसानी से बता दो। क्या बताने की जरूरत है, चलो कैलकुलेशन करने की जरूरत है, बताने की जरूरत नहीं है। 2864 ये है भाई ना, और ये कितना हुआ 64। अच्छा से 1928, चाहे आप ऐसे जोड़ लो 1900 और 2800 प्लेस वाला वैल्यू जोड़ दोगे, कहोगे सर 2800 और 1200 कितना हुआ 4000 हो गया, 4000 ये 12 7 4780 ना, है कि नहीं। ये 3000 हुआ, 9 8 17, तो 3000 4700 हुआ, 4780, हाँ 4780 इंटू 100, यही तो हुआ भाई। इसमें कितने, इन दोनों में कितने, बाई इंटू 100% निकाल लिया, जो आएगा आंसर। अब ये तो आप लोग कैलकुलेशन इतना तो करना पड़ेगा भाई। ये 1 0 बढ़ दिया, क्या ये जरूरी है कि 4 से डिवाइड करें, डायरेक्टली डिवाइड किया करो, एक लाइन में आ जाएगा ना लगभग कितने परसेंट होगा। देखो 28000 इतना है, अगर 1 0 बढ़ा देंगे 4000 हो जाएगा, 10 गुना इसका 4 गुना हो जाएगा, तो 4000 4 7 28, 7 बार तो नहीं जाएगा, 7 से कम जाएगा, यानी 55 या 65, इसका मतलब ये 65 हो सकता है, चाहे 4 6 24 नहीं 6 7 42 6 60 बार जाएगा। देखो चेक कर लो, 60 का मतलब हमने क्यों कहा, जैसे 4700 है ना, तो जैसे 4000 का 6 गुना कितना हुआ 24000 हुआ, तो ये 28000 है ये, और 7 का 7 6 4200 हुआ, तो 24000 और 4200 28000 समथिंग, यानी 60% अप्रोक्सीमेट आ जाएगा। चेक कर लो चाहे भाई। तो ये लगाने का अप्रोच होगा तो आप लोग आसानी से बता दोगे, नहीं तो बेसिक से करोगे तो भाई टाइम तो लगेगा। अच्छा चलिए नंबर सीरीज हम आप लोगों पर छोड़ते हैं, आप लोग सॉल्व कर लेंगे। नंबर सीरीज नेक्स्ट टर्म में हम लोग अलग से सॉल्व करेंगे, नंबर सीरीज और इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस। नंबर सीरीज हैं, अगर होमवर्क के फॉर्म में लिखना हो तो ये सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, ये हम अगले पार्ट में इंक्लूड करके बता देंगे। बताइए कोई डाउट है इसमें। तो आई होप आप लोग सेशन को एंजॉय किया होगा भाई। ये सारे क्वेश्चंस ऐसा नहीं कि सिर्फ एसबीआई के ही हैं, हमने नाम दे दिया है कि एसबीआई क्लर्क में आए हुए क्वेश्चन हैं वो सॉल्व करा रहे हैं, लेकिन ये क्वेश्चंस आपको सब में अर्थमेटिक के मिलेंगे। एसएससी जीडी में खासकर कुछ परिवर्तन नहीं होगा, वही क्वेश्चन रहेंगे।
तो चलिए भाई, नेक्स्ट समय कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए गुड नाइट, थैंक यू।